हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये टॉपिक सिर्फ बेसिक फिजिक्स नहीं है बल्कि ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे वे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो। इस वीडियो में हम लेकर आया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बेस्ड होंगे पीवाईक्यूज पैटर्न पे, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड पर बेस्ड सिलेक्टेड क्वेश्चन, जिससे आपके कंसेप्ट भी स्ट्रांग होंगे और आपके एग्जाम का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ मिलेगा आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो चलिए करते हैं शुरू न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, अ पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस स्टॉप्स सडनली, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए पार्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब इसका कारण क्या रहता है? इसका कारण है इनर्शिया ऑफ मोशन। जब बस चलती है तो हमारी बॉडी भी मोशन में होती है, ठीक है। ब्रेक लगने पर बस रुक जाती है पर बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है, इसलिए हम आगे पीछे गिरते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए किसकी वजह से, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की वजह से, ठीक है। हमारी जो बॉडी रहती है वो रेस्ट मतलब मूव करने लगती है, ठीक है, रहना चाहती है वो किसमें, रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। ब्रेक लगने की वजह से उसमें क्या होता है, मोशन होता है, जिसकी वजह से वो हम आगे या पीछे गिरने लगते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच लॉ ऑफ मोशन गिव्स द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फोर्स। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी क्वेश्चन में क्रिएट होती है। ये क्वेश्चन अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से आपको पूछा जा सकता है। देखिए जो लॉ ऑफ मोशन होता है वो क्वांटिटी मेजर हमारा देता कौन है, सेकंड लॉ। लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट क्या होती है, जो सेकंड लॉ होता है वो हमें फार्मूला देता है जिसका मतलब था फोर्स इज इक्वल टू मास इज टू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये इसका क्या होता है, सेकंड लॉ का फॉर्मूला होता है। लेकिन फर्स्ट लॉ हमें डिफाइन करता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमें डिफाइन करता है जबकि सेकंड लॉ हमें क्या बताता है कि फोर्स कितना है। तो आप आई होप कि आपको समझ आएगा फर्स्ट लॉ हमें क्या समझाता है। फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है, ठीक है, फोर्स को डिफाइन करता है, यानी कि कोई भी चीज़ तब तक मूवमेंट में नहीं आती है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना मिले, उसको लगे, ठीक है। सेकंड लॉ इसका फॉर्मूला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्किंग ऑफ ए रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखिए क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके देता हूँ, सही तो नहीं है बट फिर भी आप समझ लेना इसको। क्या है, मान लो रॉकेट क्या करता है, जब नीचे से उसकी जो गैस होती है वो निकलती है, यानी कि वो एक्शन करता है, तो उसके ऊपर वो क्या करता है, तो उसे ऊपर की तरफ धक्का मिलता है। रॉकेट को क्या होता है, ऊपर की तरफ धक्का मिलता है, यानी कि रिएक्शन मिलता है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ में है, ठीक है। और मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों पर बेस है, न्यूटन के थर्ड लॉ और मोमेंटम कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी पार्ट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, रिकॉइल ऑफ ए गन इन एग्जांपल ऑफ। जब भी गन के अंदर जो रिकॉइल होती है वो किसकी एग्जांपल है, फर्स्ट लॉ की, सेकंड लॉ की, थर्ड लॉ की, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो आपको सब लोगों को वैसे पता होगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। क्या होता है, जब गन से गोली निकलती है, ठीक है, जब भी क्या होता है, गन से गोली निकलती है तो क्या होता है, गोली गन पर पीछे की तरफ क्या करती है, बराबर फोर्स लगाती है, ठीक है। आपने देखा होगा मूवीज़ में। इसलिए जो मोस्टली मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन इस चीज़ को एग्जांपल के साथ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि गर्ल्स जो बड़ी वाली बंदूक होती है वो उसको हैंडल नहीं कर पाती हैं अगर उसको प्रॉपर कंधे से नहीं सटाया जाए। तो इसीलिए आर्म्ड फोर्सेस जितनी भी होती हैं, जहाँ जो भी गन या बारी वाली जो बंदूकें उनको यूज़ करता है, तो उसको जो होता है वो कंधे के साथ सटा के फिर फायरिंग करते हैं, ताकि जो उसका जो प्रेशर लगेगा पीछे की तरफ, जो वो धक्का देगा तो उसको संभाल पाए, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास या फिर एरिया।
इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है वो हमारा क्या रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं तो खुद बता ही दूंगा। मैं सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या होता है कि जिस चीज़ का मास जितना ज़्यादा होगा, जिस चीज़ का मास जितना ज़्यादा होगा उसका जो इनर्शिया है, उसकी जो अपनी जगह ना बदलने की जो जिद है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, उसका जिसका जितना ज़्यादा क्या होगा मास होगा तो इनर्शिया भी उसका उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एक साइकिल को रोकना क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, आसान है, लेकिन एक ट्रेन को रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि जो ट्रेन है उसका जो मास होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन एक साइकिल का जो मास रहता है वो कम रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी पार्ट, मास। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ स्विमर इज एबल टू स्विम इन वाटर ड्यू टू, एक जो पानी में तैराक जो तैरता है वो किसकी वजह से, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। होता क्या है, जब स्विमर पानी को पीछे की ओर धकेलता है, यानी कि वो एक्शन करता है, स्विमर जो होता है वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है। ठीक है, स्विमर पानी को जब एक्शन लेता है उसको पीछे की तरफ धकेलता है, और पानी क्या करता है, उसको स्विमर को आगे की तरफ धकेलता है। तो ये क्या होता है, एक्शन जो दे रहा उसका अपोजिट रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, इसकी एग्जांपल न्यूटन थर्ड लॉ की एक और भी होती है, बहुत सारी वैसे इसकी एग्जांपल है। तो दीवार के साथ जैसे किसी भी बॉल को आप जितनी जोर से पटकोगे वो उतनी ज़्यादा हाइट पे उछलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच आर द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, किसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है, ये तो सबको ही पता होगा, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बेस्ड हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग खुद हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये तो बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका आप जो इसका आंसर है वो कहाँ पे बताओगे, कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन वी शेक द ब्रांच ऑफ ए ट्री फ्रूट्स फॉल डाउन, दिस इज ड्यू टू, जब भी हम किसी टहनी को, पेड़ की टहनी को हिलाते हैं तो जो उसके फल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, उसका रीज़न क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया मोशन थर्ड लॉ, या फिर इम्पल्स। ठीक है, अब होता है क्या, जब भी ब्रांच हिलती है, ठीक है, सपोज करो ये वाली का कोई ब्रांच है, ठीक है, इसमें कोई फल लगा हुआ है, ठीक है, फल लगा हुआ है, तो क्या होगा, फल क्या लगा हुआ है, लेकिन क्या होता है जब ब्रांच आपकी हिलती है तो वो क्या आती है, ब्रांच आपकी मोशन में आ जाती है। ठीक है, वो आपकी मोशन में आने लगती है। ठीक है, ब्रांच आपकी मोशन में आने लगती है, जो लेकिन जो फ्रूट्स होते हैं वो रेस्ट में रहना चाहते हैं। ठीक है, ब्रांच आपकी मोशन में आ जाएगी, ब्रांच आपकी मोशन में आ जाएगी, और जो फ्रूट्स होंगे वो क्या चाहते हैं, रेस्ट में रहना चाहते हैं। अब आप बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि वो भी मूवमेंट करते हैं, वो भी मोशन में आते हैं, तो लेकिन की जो अंदर की जो डिमांड होती है, जो कि साइंस बोलती है, वो करना क्या चाहते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं वो रहना चाहते हैं रेस्ट पे, लेकिन ब्रांच की हिलने की वजह से उनमें क्या हो जाता है, उनमें भी मोशन आने लगता है, इसलिए वो टूट कर क्या होने लगते हैं, गिरने लगती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स का यूनिट रहता है वो क्या रहता है, जूल, न्यूटन, वाट या फिर पास्कल। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक, कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, तो इस बेटर रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में बता दो। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि नहीं तो आप बोलोगे कि सारे के सारे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने के बोल रहे हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी पार्ट, न्यूटन। बात करें जूल की, तो जूल होता है किसका यूनिट होता है, वो होता है एनर्जी, एनर्जी या फिर किसका, वर्क का। बात की जाए वाट की, वाट किसका यूनिट है, पावर का। बात की जाए पास्कल की, पास्कल किसका यूनिट है, प्रेशर का। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन का आंसर आप फिर अगेन उसमें बताएं कमेंट बॉक्स में, जिनको आता है, नहीं आता तो मैं अभी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको फोर्स का आपको क्या पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का जो फार्मूला रहता है वो हमारा क्या रहता है, मास इज टू एक्सेलरेशन रहता है।
एम ए रहता है, ठीक है। और अगर हमें एक्सेलरेशन ही निकालनी है तो फिर उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स, और ये मास उठ के इधर नीचे आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप क्या समझ गए होंगे, फार्मूला तो समझ गए होंगे। अभी मैं आपको वैल्यू पुट करके बता देता हूँ। जो फोर्स है हमारी वो कितनी थी, एफ अपॉन एम था, तो फोर्स हमारा कितना है 5 था, और हमारा जो मास है वो कितना है 2 है, तो आंसर क्या आएगा 2.5 आएगा। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, वाई डज ए क्रिकेटर पुल हिज हैंड बैकवर्ड वाइल कैचिंग ए बॉल। जो भी क्रिकेट देख उसके क्रिकेट के शौकीन है उनको पता होगा कि जब भी क्रिकेटर का जो कैच का हवा में होता है, जब भी उसका कैच लिया जाता है, तो जो कैच लेने वाला होता है व्यक्ति होता है, जो खिलाड़ी होता है, वो क्या करता है, अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। तो उसका कारण क्या रहता है, टू इंक्रीज द फोर्स, टू रिड्यूस द फोर्स बाय इंक्रीजिंग टाइम, टू कैच द बॉल फर्मली, या फिर टू रिड्यूस द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहता है वो एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि होता क्या है। न्यूटन के जो सेकंड लॉ के हिसाब से, न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से अगर हम टाइम बढ़ा देंगे, क्या होगा, अगर हम टाइम बढ़ा देंगे तो हाथ पर लगने वाला जो इम्पैक्ट होगा वो कम हो जाएगा और चोट नहीं लगेगी, ठीक है। इसीलिए वो क्या करते हैं, हाथों को पीछे की तरफ खींचते हैं ताकि जो बॉल की जो उसकी स्पीड है वो कम हो जाए और इस पर इम्पैक्ट आराम से पड़े, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, टू रिड्यूस द फोर्स बाय इंक्रीजिंग टाइम। समय जब बढ़ जाएगा तो जो उसकी जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन सेम बॉडी इन सेम डायरेक्शन, सेम बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, या फिर डिफरेंट बॉडी इन सेम डायरेक्शन। देखिए इस क्वेश्चन की जो एक सिंपल सी मैं अगर आपको समझाना चाहूँ वन लाइन में, तो क्या है, एक्शन हमेशा एक बॉडी पर होता है और रिएक्शन दूसरी बॉडी पे होता है, ठीक है। एक्शन एक बॉडी पे होता है और रिएक्शन दूसरी बॉडी पे होता है। अगर दोनों के दोनों एक ही बॉडी पर हों तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बॉडी तो मूव कर ही नहीं पाएगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी पार्ट, डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, इम्पल्सिव फोर्स इज इक्वल टू, इम्पल्सिव फोर्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मास इज टू वेलोसिटी, या फिर फोर्स अपॉन टाइम। तो सबसे पहले तो आपको इम्पल्स का मतलब पता होना चाहिए। इम्पल्स का मतलब होता है जब बड़ा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए क्या लगे, बहुत कम टाइम के लिए लगे, बड़ी फोर्स क्या हो, कम टाइम के लिए लगे। ये हमेशा चेंज इन मोमेंटम का बराबर होता है, ठीक है। अगेन ही आपको बता देता हूँ कि इम्पल्स का मतलब होता है जब बड़ा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगे, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चेंज इन मोमेंटम। ए पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन बता देता हूँ, इम्पल्स का मतलब बड़ा फोर्स कम टाइम, बड़ा फोर्स कम टाइम के लिए लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, द बॉडी विल बी स्टॉप इमीडिएटली, मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और रिमेन एट रेस्ट, एक्सेलरेट, मूव इन ए सर्कुलर पाथ। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो तो क्या रहेगा हमारा, बी पार्ट रहेगा, मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी और रिमेन एट रेस्ट। देखिए सिंपल सा मतलब है, अगर फोर्स हमारी क्या है, जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी हमारी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो हमारी जो वेलोसिटी है वो भी हमारी क्या रहेगी, कितनी रहेगी, जीरो रहेगी, बदल ही नहीं रही है, ठीक है। या तो वो जीरो रहेगी या तो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि जिस स्पीड में है वो उसी रिमेन जैसे है वैसे ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ ए बुक इज लाइंग ऑन ए टेबल, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बुक इज बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर इनर्शिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नॉर्मल फोर्स। टेबल बुक पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ये ग्रेविटी का बैलेंस करता है तभी बुक वहीं रुक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या रहेगा, पहले मैं आपको बता दिया, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से क्या है जो वेक्टर क्वांटिटी है, मास, स्पीड, डिस्टेंस, या फिर फोर्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा फोर्स।
ठीक है। फोर्स के लिए क्या होता है, एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, इसलिए ये क्या है, एक वेक्टर है। फोर्स जब भी आप लगाते हो, जहाँ तो आगे की तरफ लगाओगे, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, लेफ्ट राइट, किसी तरफ लगाना ही पड़ेगा आपको, इसलिए ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात करें रिमेनिंग कंसेप्ट की, जैसे मास है, स्पीड है और हमारा डिस्टेंस है, ये तीनों क्या है, मैग्नीट्यूड हैं, यानी कि नंबर दर्शाते हैं, इसलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल वाइल कीपिंग 4 कांस्टेंट, एक्सेलरेशन विल बी डबल, रिमेन सेम, बिकम हाफ, बिकम 4 टाइम्स। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। देखिए, जैसे मैंने पहले आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला बताया था, फोर्स अपॉन मास बताया था, तो अगर हमारा फोर्स क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, 2x हो जाएगा, तो जो उसका क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा, वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, 1x हो जाएगा। ठीक है, बिकम हाफ, सी पार्ट इज द राइट आंसर। दोनों का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है दोनों में, इसलिए वो अगर एक आधा होता है तो दूसरा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ पर्सन जंपिंग आउट ऑफ ए मूविंग ट्रेन फॉल्स फॉरवर्ड, वाई। जब भी एक पर्सन कूदता है चलती हुई ट्रेन में से, तो वो आगे की तरफ क्यों गिरता है, उसका रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ हिस हैबिट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, या फिर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो इसका आंसर रहेगा बी पार्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। जब वो जंप करता है तो उसके पैर ज़मीन पर आते ही रुक जाते हैं, पर अपर बॉडी ट्रेन की स्पीड से आगे की ओर भाग रही होती है, इसलिए वो मुंह के बल गिर जाता है। तो आई होप कि आपको ये भी पता चल गया होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन रहती है कि इंसान गिरता क्यों है चलती गाड़ी में उतरने से। क्या होता है, पाँव स्टेबल हो जाते हैं, उसके दोनों जो पाँव होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन उसकी जो अपर बॉडी होती है वो ट्रेन में उतरने की वजह से क्या रहती है, मूवमेंट में रहती है, इसलिए वो क्या रहता है, अब आगे की तरफ मुंह के बल गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स डैश टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, पैरेलल, ऑपोजिट, परपेंडिकुलर, एट 45 डिग्री। तो इसका आंसर रहेगा ऑपोजिट, बी पार्ट इज द राइट आंसर। फ्रिक्शन का काम ही है मोशन को रोकना या उसे अपोज करना। ठीक है, फ्रिक्शन अगर ना हो, ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना, अगर आपके जूतों के अंदर फ्रिक्शन है तो आप गिर जाओगे। ठीक है, टायर के अंदर जो आपने देखा होगा, जो डिज़ाइन बनाया था वो फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन के लिए बनाया होता है ताकि वो स्लिपर ना हो, इजली स्लिपरी जगह पे स्लिप ना हो जाए और नुकसान ना पहुंच पाए। ठीक है, आपने सब गाड़ियों के टायर्स में देखा होगा, आपके जूतों में देखा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा बी पार्ट। ठीक है, तो मैं जैसे आपको पहले बता दिया, जबकि जो फ्रिक्शन का काम रहता है वो मोशन को रोकना रहता है। जैसे आप मान लो स्किड कर रहे हैं, अगर आपके जूते रफ है, नीचे से अच्छे हैं बने हुए, उसका डिज़ाइन, वो पैटर्न सही से काम कर रहा है, तो वो आपको रोक देगा। लेकिन अगर वो घिस गए हैं, पूरी प्लेन हो गई है, तो आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, द लॉ दैट डिफाइन फोर्स इज न्यूटन, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, या फिर लॉ ऑफ कूलिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए पार्ट, सॉरी बी पार्ट। ठीक है, यानी कि फर्स्ट लॉ, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट लॉ फोर्स है वो डेफिनेशन बताता है, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया था, क्वेश्चन इसी को रिपीट करके यही पूछ लिया गया अगेन। ठीक है, डिफाइन करना और फार्मूला देना उसका, यानी कि उसकी वैल्यू को बताना, वो कौन, अगर डिफाइन करने की बात है तो वो कौन करता है, फर्स्ट लॉ करता है। सेकेंड लॉ आपका फार्मूला देता है, जो कि है फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम में आता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दबाजी में वो क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।